नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में टोटल हम 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिसका कट ऑफ मैंने 35 निर्धारित किया है। आप अपना कट ऑफ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मित्र, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वो ये दिया है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। आई होप इसे आप अच्छे से याद करे हुए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर ये दिया है कि कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। कौन सी रचना जो है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो हम जानते हैं कि धम्मपद मेरा गीता के समान मानी जाती है, और इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर ये दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो हम जानते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से संविधान से लिया गया है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाता है। आई होप आप इसे याद कर गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होते हैं जिनका आयु 35 वर्ष होना चाहिए, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ साथ पागल या दिवालिया न होना चाहिए, तो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। और भारत का निर्वाचित राष्ट्रपति का जो चुनाव का मामला है वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं क्या है पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन ये दिया है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है। आपको सर्वाधिक संख्या बताना है। हम जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होते हैं। संसद के सबसे ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, और राज्यसभा की सबसे जो ज़्यादातर संख्या है वो उत्तर प्रदेश में निर्धारित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार का हत्या कर दी थी। तो हम जानते हैं कि पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश में बिंदुसार की हत्या अपने पिता के रूप में अजातशत्रु ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अजातशत्रु ने बिंदुसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर यह दिया हुआ है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो हम जानते हैं कि 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इस तरह से ऑप्शन बी मेरा सही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर यह बोल रहा है कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। सबसे पहले चीज़, इसमें अगर हमको याद नहीं है तो हम कैसे इसको चूज करेंगे ये चारों ऑप्शन में। तो हम ये देखेंगे कि मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत। अगर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी की बात करें हम, मानादरा और नीतिदरा, ये हम जानते हैं उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में ही ये आपको कैलाश घाटी पर्वत मिलती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर यह दिया हुआ है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, और आप इसे अच्छे से ध्यान से अवलोकन करें। हमें उम्मीद है कि आपको तैयारी में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे इससे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये देखते हैं कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है। तो हम जानते हैं कि प्रारंभिक शाखा पूछे या प्राचीन शाखा पूछे तो सांख्य दर्शन हो जाती है, और सांख्य का जो प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो चलाए थे वो रामानंद ने चलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इसे आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल किस नाम से जाना जाता है।
तो हम जानते हैं कि पारसी का जो पूजा स्थल है वो अग्नि मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे ये दिया है कि निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाता है। आई होप इसे आप अच्छे से याद करेंगे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये दे रहा है मेरा कि कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो कृषि जो है मेरा वो प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आता है। आई होप आप इसे याद करेंगे होंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे ये शो कर रहा है कि मेट्रोलॉजी नामक पुस्तक किसने रचना करी थी। तो मेट्रोलॉजी के रचयिता जो हैं, पुस्तक के रचयिता अरस्तु को जाना जाता है। आई होप आप इसे याद करेंगे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है कि ग्रैंड कुली डैम किस नदी पर स्थित है। तो हम जानते हैं कि ग्रैंड कुली जो डैम है वो कोलंबिया नदी पर स्थित है। आई होप आप इसे याद करेंगे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है कि आपके स्क्रीन पर कि नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है। तो हम जानते हैं कि जब नदी वृद्धावस्था में होती है तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। आई होप आप इसे याद करेंगे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है मेरे पास कि नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है या फिर कैसी होती है। आपको ये बताना है। तो नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति और आकृति को हम गॉर्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी। तो हम जानते हैं कि एनी बेसेंट जो भारतीय निवासी नहीं थी, ये विदेश की निवासी थी और भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। और ये जो बनी थी वो आपका 1917 में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के एक्टोबियम ए.ओ. ह्यूम द्वारा मुंबई में किया गया था। आई होप इसे आप याद करके होंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है आपसे कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह कहाँ पर स्थित था या फिर कहाँ पर ये हुआ था सम्मेलन। तो हम जानते हैं कि ये लाहौर अधिवेशन में स्वराज शब्द की प्राप्ति हमें हुई थी, यानी पूर्ण स्वराज मिला था हमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है कि भारत में दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था। तो हम जानते हैं कि भारत में जो दास प्रथा को है अवैध 1843 ईस्वी में किया गया था। आई होप आप इसे याद करेंगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ये बोल रहा है आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो हम जानते हैं कि ऐसा अनुच्छेद नंबर 350 में वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। है मेरे पास कि स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे असत्य हमको चुनना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सारे क्वेश्चन पे। तो हम जानते हैं कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में फर्दिनांद द लेसेप्स द्वारा बनाया गया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है। इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद नामक बंदरगाह है। इसके दो बंदरगाह हैं, पोर्ट सईद तथा पोर्ट स्वेज, दो बंदरगाह हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी भी मेरा सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण का। तो इसका राष्ट्रीयकरण जो था वो मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी भी मेरा सही हो जा रहा है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी मेरा सही हो जा रहा है। इस तरह से आपका असत्य कथन ये ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क्योंकि यह भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से नहीं जोड़ के बल्कि भूमध्य सागर को लाल सागर से यह जोड़ती है। आई होप आप इसे याद कर गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 ये बोल रहा है आपसे कि हरिप्रसाद चौरसिया जिनका निधन हो गया वे क्या थे, वे क्या बजाते थे, यानी कौन सा वादक यंत्र बजाते थे। क्योंकि यहाँ से हमारा क्लू मिल रहा है कि वादक यंत्र वो बजाते थे। तो हम जानते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे और यह वंशी हो सकता है।
इस तरह से ऑप्शन ए मेरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 ये बोल रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत हमें कौन सा है। तो हम जानते हैं कि अप्राकृतिक साधन जो है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है। तो हम जानते हैं कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगर आप चाहते हैं कि सारे ऑप्शन का भी हम जिक्र करें, मेंशन करें, तो आप हमें कमेंट करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो देखते समय ही लाइक अवश्य कर दें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर ये है फ्रेंड्स कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लैंड की राजधानी लंदन जो टेम्स नदी के तट पर अवस्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे ये दिया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। हम जानते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने किया था, जबकि श्वेत क्रांति का शुरुआत वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था और हरित क्रांति जो है 1967-68 में प्रारंभ की गई थी। इस तरह से ऑप्शन बी मेरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 ये दिया है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो कृषि में अदृश्य बेरोजगारी यानी देखने लायक बेरोजगारी नहीं मिलती है और उस बेरोजगारी को हम अदृश्य बेरोजगारी कह सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे पास कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे हो गया है, माफ़ कीजिए, इसके लिए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो हम जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा राजस्थान के नगौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज का वर्णन किया गया था और यह 5 वर्षों के लिए उसका समय काल रखा गया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे और 31 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये बोल रहा है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर करी थी। तो तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात हुआ था वो आंतरिक अशांति के आधार पर हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन और हम ले सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कौन करता है। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। भारत में एक ही राष्ट्रपति होंगे ऐसा आप अच्छा से जानते होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ग्रहों के गति का नियम सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रह का गति का जो नियम था वो केपलर महोदय ने प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 ये दिया है आपसे कि ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। हम जानते हैं ओडेसिटी ऑफ होप जो अमेरिका के इससे पहले राष्ट्रपति थे वो बराक हुसैन ओबामा और उन्हीं के द्वारा द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक लिखा गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया था। तो हम जानते हैं पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया था। आई होप आप इसे याद कर गए होंगे। और फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैथ और रीजनिंग का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और कल से मैथ रीजनिंग का भी वीडियो स्टार्ट हो जाएगा और शाम में आपको जीके प्रोवाइड की जाएगी। आप हमें बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान का स्थापना किया गया था। तो हम जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में उस उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान की घोषणा की जाती है और यह स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 ईस्वी से दिया जाता है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्वेश्चन क्या शो कर रहा है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 36 ये बोला है BARC क्या है। तो हम जानते हैं भाभा एटॉमिक, बी फॉर भाभा एटॉमिक रिसर्च और सेंटर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी में मेरा मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। टोटल इस सीरीज में 50 क्वेश्चन है और ये सीरीज तकरीबन 1000 प्लस क्वेश्चन लेकर के आएगी। क्वेश्चन नंबर 37 ये मेंशन किया है कि 14 वर्ष तक की आयु के भी बच्चों के विकास के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो हम जानते हैं कि 14 वर्ष के बच्चों की विकास के लिए सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन ए में मेंशन है प्रोटीन, ऑप्शन ए मेरा सही हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। चूँकि हम जानते हैं कि मलेरिया के उपचार के लिए हम कुनैन का प्रयोग करते हैं और कुनैन सिनकोना की छाल से मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कुछ डिफरेंस लिया है ताकि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सके। क्वेश्चन नंबर 38 ये बोल रहा है कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये आर्टीथर नामक पौधा है और आर्टीथर नामक एक औषधि है जिससे हम मलेरिया के उपचार कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 ये मेंशन किया हुआ है कि भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से हम जानते हैं कि लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होती है। संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के प्रमुख भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, जबकि संसद के सबसे ऊपरी सदन को राज्यसभा और संसद के सबसे निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये दिया है आपके पास कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, या ये पार्लियामेंट का नाम संसद भी आप कर सकते हैं। हमने जान करके पार्लियामेंट दे दिया ताकि आप संसद याद है तो पार्लियामेंट दे करके कंफ्यूज न कर जाएं। तो हम जानते हैं कि संसद भवन का जो उद्घाटन था वो 1927 ईस्वी में किया गया था। इस तरह से 1927 मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 ये दिया है आपके पास कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराई थी। हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच विभाजन हो गया था, जिसकी समझौता हमारे पास एनी बेसेंट ने कराई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप आई होप आप इसे याद कर लिए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 मेरा कॉन्स्टिट्यूशन से है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो हम जानते हैं कि भारत में जो संविधान लागू हुआ था वो कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर ही किया गया था और उसमें कुल 389 सदस्य शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 ये देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। तो कैदी की बात होती है तो यहाँ पे हम हमेशा बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे, क्योंकि कैदी के साथ जो रिट जारी होता है उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से हम जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 ये हम देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 ये बोल रहा है कि कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। क्योंकि कानपुर भी है, पटना भी है, वाराणसी भी है, लेकिन दिल्ली आपका गंगा नदी के तट पर नहीं है। आप हमें कमेंट करके बताइएंगे कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 ये बोल रहा है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। तो हम जानते हैं कि ब्लैक होल थ्योरी यानी कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। और 46 ये क्वेश्चन बोला है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी तैरने का सिद्धांत, इसका एक और नाम है यूरेका का सिद्धांत, और ये सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 47 ये बोल रहा है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा तथा कैंसर जो जैसा रोगों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह कौन सा किरण उत्सर्जित करता है। तो हम जानते हैं कि विकिरण चिकित्सा और कैंसर की रोगी की जांच करने के लिए हमें गामा किरण का प्रयोग करना पड़ता है। तो कोबाल्ट 60 से हमें गामा किरण मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे।
क्वेश्चन नंबर 48 ये बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा बीजाणु है जो दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लाइकोपोडियम नामक बीजाणु जो है उससे हमें दवा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आप इसे याद करके होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 ये दिया है कि संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त सर्वप्रथम कब किए थे। तो ये 1989 ईस्वी में किए थे, 1989 पर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर लास्ट ये है मेरा कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। तो हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार बने हैं, इंदिरा गांधी भी बनी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी बनी है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें कॉन्सेप्ट गुरु को। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हम मनोकामना करते हैं। धन्यवाद।